हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी। वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि, ये हमारे पेपर का नाम है। जैसे कि हम देख रहे हैं, इस पेपर में हम आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट पढ़ते हैं 1996 का, मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996। इससे पहले की क्लासेस में हम पार्ट 1 और 2 देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 में देखा आर्बिट्रेशन के बारे में कि मध्यस्थन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके पक्षकार कौन कौन होंगे, पक्षकारों के द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति कैसे होगी, नियुक्त किए गए मध्यस्थ के द्वारा या मध्यस्थम किसी संस्था के द्वारा किया जाता है तो उसके द्वारा मध्यस्थम कार्रवाई किस प्रकार से संचालित होगी, मध्यस्थ द्वारा पक्षकारों के विवादों को निपटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और दोनों पक्षकारों की बात सुनने के बाद मध्यस्थ द्वारा विवादों का निपटारा करते हुए पंचाट दिया जाएगा। ऐसे पंचाट से दोनों सहमत होते हैं तो ऐसा पंचाट दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। लेकिन यदि मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय यानी कि पंचाट से वो सहमत नहीं होते हैं तो उनको किस आधारों पर सेटिसाइड यानी कि अपास्त रद्द किया जाएगा, इस बारे में हमने देखा। प्रशासनिक सहायता किस प्रकार से ली जाएगी, मध्यस्थ द्वारा कार्रवाई का समापन किस प्रकार से होगा, ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में आर्बिट्रेशन में देखी। पार्ट 2 हमने पंचाट के बारे में देखा, जिसमें हमने विदेशी पंचाट, जेनेवा अभिसमय, न्यूयॉर्क अभिसमय, पंचाट का प्रवर्तन, विदेशी वो कब होगा, किस प्रकार बाध्यकारी होगा, ये सब हम पार्ट 2 में देख चुके हैं। फिर हमने शुरू किया पार्ट 3 कंसलेशन का, यानी कि सुलहकर्ताओं के बारे में कि सुलह कार्रवाई क्या होती है, किस प्रकार संचालित होती है, कैसे आगे बढ़ती है, वो हमने देखा। आज इसी में मध्यस्थम सुलह अधिनियम में सुलह कार्रवाई को पढ़ते हुए आज की क्लास में हम शुरू करेंगे सेक्शन 64 से अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलेटर्स के बारे में, सुलहकर्ताओं की नियुक्ति के बारे में कि सुलहकर्ताओं की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। सेक्शन 64 यहाँ पे जिस प्रकार से मध्यस्थ के बारे में हमने देखा कि पक्षकारों द्वारा न्यायालय में न जाकर न्यायालय से बाहर विवादों का निपटारा करने की एक विधि मध्यस्थ थी, उसी प्रकार से मध्यस्थ के ही समान सुलह की भी यहाँ पे बात की गई है। जैसे कि अधिनियम इसी प्रकार से बना हुआ है, मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम यानी कि सुलह समझौता। तो जिस प्रकार से पक्षकारों के विवादों को निपटाने की एक व्यवस्था मध्यस्थ थी, उसी मध्यस्थम कार्रवाई थी, उसी प्रकार से पक्षकारों के विवादों को निपटाने की एक विधि है सुलह यानी कि समझौता। उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज सुलह कार्रवाई जब प्रारंभ की जाती, शुरू की जाती, तो उसके लिए सुलहकर्ताओं की अपॉइंटमेंट यानी कि उनकी नियुक्ति होना आवश्यक है, जो आज हम सेक्शन 64 में पढ़ेंगे। सेक्शन 64 यहाँ कहता है सुलहकर्ताओं की नियुक्ति के बारे में कि सेक्शन 64 के अनुसार यदि किसी सुलह कार्रवाई में एक ही सुलहकर्ता है तो पक्षकार उस एकमात्र सुलहकर्ता के नाम पर सहमत हो सकते हैं, यानी कि दोनों पक्षकार मिलकर किसी एक सुलहकर्ता को लेके आए और वो दोनों उस पर सहमत हो गए हैं। फिर यदि किसी सुलह कार्रवाई में 2 सुलहकर्ता होते हैं तो पक्षकारों द्वारा यानी कि दोनों पक्षकारों द्वारा एक एक सुलहकर्ता की नियुक्ति करने का अधिकार भी है यहाँ पे। यानी कि अगर एक पक्षकार किसी एक सुलहकर्ता को लेके आया, दूसरा पक्षकार दूसरे किसी सुलहकर्ता को लेके आया, तो वहाँ पर वो हो गए 2। तो यहाँ पे पक्षकारों को ये अधिकार है कि वो अपने अपने सुलहकर्ताओं को लेके आए जा सके। फिर यहाँ हम देखते हैं यदि सुलह की कार्रवाई में 3 सुलहकर्ता होते हैं तो सुलह कार्रवाई का प्रत्येक पक्षकार पृथक पृथक एक एक सुलहकर्ता नियुक्त करेगा तथा तीसरा सुलहकर्ता दोनों पक्षकारों के बीच में करार द्वारा नियुक्त हो सकेगा। यानी दोनों पार्टीज अगर एक एक ले आई, दोनों पक्षकार एक एक ले आए, तो भी वो किसी एक को तीसरा सुलहकर्ता नियुक्त कर सकते हैं जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यानी ये यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एक पक्षकार के सुलहकर्ता द्वारा दूसरे पक्षकार के सुलहकर्ता द्वारा दोनों ने मिलकर किसी एक तीसरे सुलहकर्ता को अपॉइंट कर लिया, नियुक्त कर लिया, तो तीसरा सुलहकर्ता अध्यक्ष माना जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से यदि किसी सुलह कार्रवाई का संचालन 3 सुलहकर्ताओं द्वारा होता है तो एक एक सुलहकर्ता कार्रवाई के दोनों पक्षकारों द्वारा अलग अलग नामांकित किया जाएगा। वही जो अभी भी बताया, अगर 3 होते हैं तो उनमें से 2 एक पार्टी का, दूसरे दूसरी पार्टी का होगा।
वो अलग अलग अपने ला सकते हैं। और तीसरा सुलहकर्ता दोनों पक्षकारों की आम सहमति के आधार पर नियुक्त होगा, इसे प्रशासी या अध्यक्ष सुलहकर्ता कहा जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो किसी एक ऐसे व्यक्ति को लेके आएंगे जो दोनों पक्षकार उन दोनों पर सहमत होते हों। इस अधिनियम में प्रावधान जो दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार अध्यक्ष या प्रशासी सुलहकर्ता को बाध्यकारी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, यानी कि बाउंड नहीं कर सकता वो तीसरा सुलहकर्ता जिसको अध्यक्ष बनाया हुआ है, वो ऐसा कोई भी निर्णय ले सकता है। वो कोई भी इस तरह का अधिकार नहीं है उसको कि वो किसी तरह का ऐसा कोई निर्णय ले जो कि दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी हो। लेकिन परंतु सुलह कार्रवाई के पक्षकार उपयक्ष पक्षीय करार द्वारा सुलहकर्ता को बाध्यकारी निर्णय लेने का अधिकार प्रदान कर सकते हैं। लेकिन सुलह कार्रवाई के जो पक्षकार है, पक्षकार कौन से, एक वादी एक प्रतिवादी, वो अगर उभय पक्षीय करार द्वारा, अगर पहले से वो अगर करार इस तरह का कर लेते हैं कि सुलहकर्ता द्वारा जो कोई भी निर्णय दिया जाएगा वो बाध्यकारी होगा, तो वो ऐसा कर सकते हैं पक्षकारों के द्वारा। फिर यदि पक्षकारों ने करार द्वारा इस सुलहकर्ता को बाध्यकारी निर्णय लेने का अधिकार दिया है तो उसके निर्णय दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी प्रभाव रखेंगे। तो अगर उन्होंने आपस में पहले से ऐसा करार कर लिया था और किसी तरह का कोई निर्णय दिया गया है सुलहकर्ता द्वारा तो पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रकार के प्रावधान के पीछे मुख्य उद्देश्य यानी कि मेन ऑब्जेक्ट ये है कि सुलह कार्रवाई को द्रुतगामी तथा सरल बनाया जा सके। द्रुतगामी का मतलब बहुत फास्ट उसकी हियरिंग की जा सके और उसको सरल बनाया जा सके, जिससे कि बहुत टाइम ना लगे, जल्दी जल्दी कार्रवाई शुरू हो सके। सुलह कार्रवाई के पक्षकारों को ये स्वतंत्रता भी है कि पक्षकार यदि चाहें तो सुलहकर्ता की नियुक्ति के लिए ऐसी संस्था को अनुरोध कर सकते हैं जो सुलह सेवाओं को प्रदान करते हों या प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध हों या सुलह सेवा में जिसे ख्याति प्राप्त हो, इस तरह का भी कार्य कर सकते हैं। अगर पक्षकारों को लगता है कि भाई हमारा विवाद इस प्रकार का है या हमें किसी भी व्यक्ति पर यकीन नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे विवाद को सुलझा सके, तो वह ऐसी किसी संस्था के पास भी जा सकते हैं जो संस्था सुलह ही करवाती हो और जो इस कार्य के लिए प्रसिद्ध या ख्याति प्राप्त हो। सुलह की कार्रवाई के पक्षकार यदि चाहें तो सुलहकर्ता को संतुष्टि करने हेतु किसी ऐसे विशिष्ट ख्याति प्राप्त व्यक्ति को अनुरोध कर सकते हैं जिन्हें इस क्षेत्र में निपुणता प्राप्त हो। और अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो निपुण है इसी काम में कि वो पक्षकारों के विवादों को निपटारा सके, उनमें सुलह करा सके, तो ऐसे निपुण व्यक्ति को भी लेके आ सकते हैं पक्षकार। फिर यदि पक्षकारों को अनुमति है कि वे इस विषय में ये करार कर सकते हैं कि एक या एक से अधिक सुलहकर्ता की नियुक्ति उक्त संस्था या उक्त ख्याति प्राप्त किए जाने का प्रावधान है वो कर सकते हैं जो सुलह के क्षेत्र में विशेषज्ञ की सेवा प्रदान कर रहे हों। और अगर पहले से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सपर्ट के द्वारा एक्सपर्ट बनकर या एक्सपर्ट की तरह काम करते हुए सुलह कार्रवाई सुलह करवाते हों, तो पक्षकार उनकी भी सहायता लेकर सुलह कार्रवाई में उनको बुलवाकर कार्य करवा सकते हैं। फिर सुलह के पक्षकारों द्वारा सुलहकर्ता की नियुक्ति के लिए उपयुक्त संस्था की सहायता लेने का अधिकार या विकल्प देती है। और यहाँ पे ऑल्टर भी है, उनके पास विकल्प भी है कि वो चाहे तो किसी सुलह संस्था से भी, सूटेबल इंस्टीट्यूट से भी सहायता ले सकते हैं। इस उपधारा में उपयुक्त संस्था शब्द से मतलब यहाँ कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है। उपयुक्त संस्था किस संस्था को कहा जाए ये पक्षकारों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो टेक्निकल कोई मैटर है, लेबर का कोई मैटर है तो लेबर वाले किसी व्यक्ति विशेषज्ञ के पास जाएंगे, कोई दूसरा मैटर है तो उससे रिलेटेड किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, तो वो किसी भी पास जा सकते हैं। यही प्रावधान किया गया है कि सुलह कार्रवाई का कोई पक्षकार बिना दूसरे पक्षकार की राय लिए किसी सुलहकर्ता की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र है। ये पक्षकारों द्वारा सुलहकर्ता की प्रत्यक्ष नियुक्ति है, यानी ये एक पक्षकार जो है वो दूसरे पक्षकार की राय लिए बिना सुलहकर्ता की नियुक्त करने के लिए यह स्वतंत्रता है उसको। ये पक्षकारों द्वारा सुलहकर्ता की प्रत्यक्ष नियुक्ति है। इसी प्रकार यदि पक्षकार संयुक्त रूप से किसी संस्था या सुलह कार्रवाई या पर विशेषज्ञ व्यक्ति को सहायता से सुलहकर्ता की नियुक्ति की जाती है तो इस स्थिति में भी दूसरे पक्षकार की राय सुलहकर्ता की नियुक्ति के लिए लेना आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर सुलह कार्रवाई के लिए किसी सुलहकर्ता को बुलाया जाना है तो अगर कोई एक पक्षकार बुलाता है तो किसी दूसरे दूसरा पक्षकार है जिसके साथ में उसको सुलह करवानी है तो उसकी राय लेने की या उसकी इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये उपधारा ये भी कह रही है कि किसी संस्था या विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा सुलहकर्ता की नियुक्ति के लिए संतुष्टि करते समय ध्यान किए जाने वाली शर्त भी बनाई जा सकती है। ऐसी संस्था या विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा सुलहकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की
संतुष्टि देने से पूर्व ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र या निष्पक्ष हो। यदि किसी व्यक्ति को एकल यानी कि सोल अकेला हो या तीसरे सुलहकर्ता के रूप में नियुक्त किए जाने की संस्तुति करनी है तो उस व्यक्ति की राष्ट्रीयता पर ध्यान देना होगा तथा वह व्यक्ति सुलहकर्ता नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी राष्ट्रीयता विवाद के पक्षकारों राष्ट्रों की है। अगर वो अलग है तो उसको सुलहकर्ता अपॉइंट नहीं किया जाएगा। फिर इस धारा में किसी विवाद के लिए सुलहकर्ता की नियुक्ति के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। यद्यपि ये जरूरी है कि विवाद के पक्षकार विवाद की सुलह करने के लिए यथाशीघ्र पहल करेंगे और वृत्तिक यानी कि प्रोफेशनल सुलहकर्ता की सेवा प्राप्त करेंगे। तो सेक्शन 64 बहुत सारी स्थितियों को क्लियर करती है कि किस प्रकार से पक्षकारों द्वारा किसी सुलहकर्ता की नियुक्ति की जाएगी और वो सुलहकर्ता किस प्रकार से काम करेगा। ये इसके लिए पूरी इसमें सेक्शन 64 क्लियर बात बता रहा है, साफ साफ बात बता रहा है कि कब वो अपॉइंट करेंगे, कब नहीं कर सकते, राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, कब वो स्वतंत्र है, कब इजाज़त लेनी है, कब नहीं लेनी है, वो सब सेक्शन 64 में बताई गई है अपॉइंटमेंट ऑफ कंसोलिडेटर में। आगे हम सेक्शन 65 की बात कर रहे हैं, सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट टू कंसोलिडेटर। सुलहकर्ता द्वारा अपनी नियुक्ति के बाद की जाने वाली कार्रवाई। सेक्शन 65 में मध्यस्थम सुलह अधिनियम की इस धारा में नियुक्ति के बाद की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बात की गई है। इस धारा के अनुसार जब सुलहकर्ता या सुलहकर्ता की नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद सुलहकर्ता विवाद के प्रत्येक पक्षकार से निवेदन करेगा कि वो उसके समक्ष लिखित कथन प्रस्तुत करेंगे। लिखित कथन का मतलब है अपनी अपनी बात लिखित में देना। सुलहकर्ता दोनों पक्षकारों को कहेंगे कि आप अपनी बात और दूसरा पक्षकार से कहेंगे कि वो अपनी बात लिखकर उसके सामने प्रस्तुत करें। इस लिखित कथन में विवाद के पक्षकार उनके मध्य विवाद की प्रकृति और विवाद के विशिष्ट बिंदुओं का वर्णन करेंगे और उनको जिनको अपनी अपनी बात कहनी है, जो भी विवाद है वो बिंदुवार यानी कि पॉइंट टू पॉइंट लिखकर सुलहकर्ता को बताएंगे। सेक्शन 65 ये भी कहता है कि विवाद के प्रत्येक पक्षकार एक दूसरे को भी विवाद की प्रकृति तथा विवाद के विशिष्ट बिंदुओं का उल्लेख करते हुए लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। यह जरूरी है कि इस धारा के अंतर्गत विवाद के पक्षकारों के लिए आवश्यक नहीं है कि विवाद का ब्यौरा या विस्तृत ब्यौरा या विवचन का ब्यौरावार प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। दूसरी बात में वो कहा गया है कि वो पक्षकारों को भी बता सकेंगे। पक्षकार द्वारा इस प्रकार के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का आशय सुलहकर्ता का विवाद की प्रकृति से अवगत कराना है और सुलहकर्ता को विवाद की विषय वस्तु के बारे में सूचना देना है। सुलहकर्ता यदि चाहे तो किसी ऐसी पक्षकार को बुलाकर उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने को लिखित प्रतिबंध देने को भी कह सकता है। सुलहकर्ता किसी पक्षकार को अपने पक्ष में तथ्य प्रस्तुत करने को भी कह सकते हैं तथा यदि ऐसा पक्षकार उचित समझता है तो वह दस्तावेज तथा साक्ष्य को अपने पक्ष में स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत कर सकता है। दोनों स्थिति यहाँ पे क्लियर की गई है कि पक्षकारों को बुलाकर भी अपने लिखित प्रतिवेदन तो देने को कहेंगे ही, लेकिन स्थिति स्पष्ट करने को भी कहेंगे और अगर पक्षकार ऐसा ठीक समझते हैं तो अपने पक्ष को स्पष्ट करने के लिए भी कह सकते हैं। सेक्शन 65 यहाँ पे कोई कहती है कि कोई पक्षकार अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए अतिरिक्त लिखित कथन या दस्तावेज या साक्ष्य सुलहकर्ता को प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा इस अतिरिक्त लिखित कथन की तथा उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज तथा साक्ष्य की एक प्रति सुलह कार्रवाई के दूसरे पक्षकार को भी दी जानी चाहिए। और अगर कोई पक्षकार ऐसा है जो अपनी बात स्थिति क्लियर करने के लिए स्पष्ट करने के लिए आता है तो वो दूसरे पक्षकार को भी इस बात की सूचना देगा। सेक्शन 65 ये भी कहती है धारा 65 कि सुलहकर्ता का कोई अधिकार है कि वह सुलह कार्रवाई के किसी पक्षकार से सुलह कार्रवाई के किसी भी स्तर पर यानी कि किसी भी स्टेज पर अतिरिक्त सूचना मांग सकता है और यदि ऐसी सूचना को सुलह कार्रवाई के समुचित निपटाने के लिए सुलहकर्ता आवश्यक समझता है तो वो मांग सकता है। तो यहाँ पे सुलहकर्ता को विभिन्न अधिकार दिए गए हैं। सुलहकर्ता अगर ऐसा आवश्यक समझता है कि कोई ऐसी सूचना है या कोई ऐसी बात है जिसकी स्पष्ट होना आवश्यक है, उसके स्पष्ट हुए बिना विवाद का सुलह या समझौता नहीं किया जा सकता और अगर वो ऐसी सूचना या ऐसी कोई बात उनसे स्पष्ट करने के लिए कहता है तो वो ऐसा करेगा क्योंकि सेक्शन 65 सुलहकर्ता को ऐसा अधिकार देती है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे और कंसिलिएटर सुलहकर्ता वाला पार्ट आगे पढ़ेंगे हम। थैंक यू स्टूडेंट्स।